नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं कोपर डोंबिवली। कहते हैं ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज मेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी मेरी लहर भी आएगी। इसी लहर को ढूंढते ढूंढते इतने ढूंढे, इतने भागम भाग किए और भागने के बाद एक ऐसी सफलता हासिल किए, माननीय पंडित श्री विश्वनाथ दुबे जी, जो हिंदी भाषी जनता परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो दुबे जी, पहले जानना चाहेंगे, ये जो संघर्ष का दौर चला आपका और इस लहर को पाने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया, जिसकी व्याख्या करेंगे बहुत समय लगेगा। शार्ट में ये जो समय आपका चला संघर्ष का, कितने दिनों से चल रहा था ये हिंदी भाषी भवन के लिए? हिंदी भाषी जनता परिषद ने संकल्प लिया 1992 में संकल्प लिया और 93 में एक 10 गुंठे की जमीन खरीदी गई, जिसका पूरा पेमेंट कर दिया गया। लेकिन हम लोग को अनुभव बहुत नहीं था, वो जमीन पर हम लोग कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद 2000 वो संकल्प चलता रहा, उसके लिए हम लोग भाग दौड़ करते रहे, कानूनी प्रक्रिया करते रहे। लेकिन संयोगवश 2014 में हमें एक ऐसा सांसद मिला जो हमारी भावनाओं को समझा। और उसके बाद 2017 में मेरी उनकी बात हुई। मैंने कहा कि सर, हिंदी भाषी भवन होना जरूरी है और आपके कार्यकाल में नहीं हो पाएगा तो ये संभव नहीं है। उसके बाद उन्होंने मेरी उनकी रसाकसी चलती थी। वो बोलते थे कभी आप जमीन ले लो, मैं पैसा निधि दे दूंगा। मैं बोलता था नहीं, जमीन आप दो, निधि हम लोग अपने समाज से ले लेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैंने अपने जीवन में, मैं राजनीतिक जीवन में करीब 35 वर्षों से हूँ, लेकिन ऐसा सांसद मैंने नहीं देखा कि वो जो सांसद बोलते हैं उसको पूरा करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध रहते हैं। 2021 में हमारे होली महोत्सव में वो आए। मैंने कहा कि आप चलिए मंच पर। उन्होंने कहा मैं मंच पर नहीं जाऊँगा। बोला क्यों नहीं जाएंगे भाई? बोले कि अभी मैं 2 साल से वही बोल रहा हूँ कि हिंदी भाषी भवन, आप मुझसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं उसका सटीक उत्तर नहीं दे पाता हूँ, कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाता हूँ। तो मैं बोला भी वो आपके ऊपर है, चलिए बोलिए। और उन्होंने उस चीज़ को बोला। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मेरी बात, मैंने उनसे जाके बात कही। उस समय वर्तमान में यहाँ के कमिश्नर सूर्यवंशी साहब थे, उनसे बात हुई, पत्राचार चालू हुआ। जो जगह मिली है हिंदी भाषी भवन के लिए, इस जगह पे रिजर्वेशन था और वो रिजर्वेशन हटाना बड़े टेढ़ी खीर थी। लेकिन हमारा और हमारे समाज का भाग्य था कि वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उस समय नगर विकास मंत्री हुए और नगर विकास मंत्रालय उनके पास जब आया तो उन्होंने सबसे पहले इस रिजर्वेशन को हटाया। उसके बाद मेरी प्रक्रिया चलती रही, कभी कलेक्टर के यहाँ, कभी मंत्रालय में, कभी मुख्यमंत्री महोदय के पास। सांसद महोदय बिजी थे तो जहाँ काम अटकता था वहाँ पे उनके प्रतिनिधि फोन कर देते थे। आते जाते मेरा खुद का इतना परिचय हो गया कि मैं जब जाता तो अधिकारी लोग सोचते कि अरे भाई ये तो दुबे जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री महोदय क्या व्यक्ति हैं, इनके साथी हैं, तो इनकी बात सुन लीजिए। और इन भाग दौड़ के करते 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 कि हमारा समाज, मैं विशेष रूप से इसको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज है आज महाराष्ट्र में अगर पीछे है तो सिर्फ इसीलिए कि अच्छे काम का और सहयोग करना तो छोड़ दीजिए, उसको स्वीकार भी करने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी पीड़ा मुझे कहीं न कहीं है। महाराष्ट्र की इस भूमि पर आजादी के बाद इस सरकार ने हिंदी भाषियों को स्थापित किया। पूरे महाराष्ट्र की ये पहली घटना है। अगर 22 जनवरी भारत के आध्यात्मिक इतिहास में अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, राम जन्मभूमि मंदिर का, अयोध्या का, भगवान राम वहां पर उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 13 मार्च 2023 जो है महाराष्ट्र के इतिहास में हिंदी भाषियों का दिन, यह उसी प्रकार से होगा जैसे 22 जनवरी अयोध्या के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ। उसी स्वर्ण अक्षरों में महाराष्ट्र के इतिहास में 13 मार्च भी लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 13 मार्च हिंदी भाषी भवन और उत्तर भारतीय नहीं, पूरा हिंदी भाषियों के लिए
एक स्वर्णिम दिन था वो। मेरे मन में एक संकल्पना थी, इसमें 3 बार तो मैंने जीआर महाराष्ट्र शासन का बदली करवाया। वो लोग लिखे उत्तर भारतीय बहुउद्देशीय भवन, हाँ। फिर उत्तर भारतीय भवन, हाँ। फिर हिंदी भाषा भवन। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे हिंदी भाषी भवन चाहिए, क्योंकि हाँ। मुझे हिंदी भाषी, जब उत्तर भारत की बात आती है तो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल लोग मान बिल्कुल। लेते हैं। मेरे मन में जो संकल्पना थी वो झारखंड बिहार से लेते हुए मैं जम्मू कश्मीर तक तो हिंदी भाषी हाँ, जितने हिंदी भाषी स्टेट हैं। इस बात को मैंने सांसद महोदय को समझाया तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात है आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए उस भवन का नाम हिंदी भाषी भवन रखा गया। मैंने संघर्ष किया, मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरा परिहास किया गया, मुझे झोले वाला बाबा बोलने लगे लोग। यहाँ तक बोला जाने लगा कि हिंदी भाषी भवन के लिए चंदा मांग रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, इनसे इनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन मैंने किसी बातों को सुना नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था और मदन मोहन मालवीय मुझे दिखते थे। क्या बात। 67 साल की अवस्था में उन्होंने वो संकल्प शुरू किया। हाँ। तो मैं सोचा अभी तो मेरी उम्र कम है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैं सुनते गया लोग क्या बोलते हैं, मुझे कुछ उनका उत्तर नहीं देना था। व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर भी मेरे बारे में कमेंट किया गया कि झूठा बोला जा रहा है। लेकिन मैं बोला भाई ठीक है, आप लोग को जो बोलना, मैं किसी का उत्तर नहीं दिया। और ये जो जीत है, ये जो विजय है, वो मैं अपनी अकेली नहीं मानता हूँ। इसमें सबसे बड़ा तो ईश्वर की कृपा। और मैं इसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के साथ साथ जो वर्तमान यहाँ की कमिश्नर हैं डॉक्टर इंदु रानी जाखड़, उनका भी बहुत आभार मानता हूँ। हाँ। क्योंकि उस काम को उन्होंने प्राथमिकता पे लिया। और उसके साथ साथ शायद अब वो समय आ गया था कि ये लोग हमको टाल नहीं सकते थे, हमारे समाज को नहीं टाल सकते थे। जो हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है, ये पूरे समाज की विजय है और पूरे समाज के योगदान को मैं उसमें मानता हूँ। मैं तो एक माध्यम बना, वो मेरा भाग्य था। हिंदी भाषी भवन 32,000 स्क्वायर फीट का हिंदी भाषी भवन बनने जा रहा है, जो कि वो भी एक ऐतिहासिक भवन है। उसमें पूर्ण आधुनिक सुविधा जितनी है वो सब उसमें होने जा रही है। कोई भी सुविधा उसमें कम नहीं बचेगी। यहाँ तक कि मैंने सांसद महोदय से कहा कि यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक क्लासरूम वहाँ पर बनना चाहिए। तो 500 वर्ग फीट का एक उनके लिए क्लासरूम बन रहा है। जो वर वधू दोनों पक्ष के लोग सुबह ही आ जाएं, अपनी पूरी मांगलिक कार्यक्रम वहाँ पे करें, शाम को विवाह संपन्न करके चले जाएं। उसके साथ साथ पूरे लॉन की सुविधा है, कम से कम 200 कारें वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, इतनी पार्किंग की सुविधा है। ओपीडी की सुविधा वहाँ पर होने वाली है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 2 शादियाँ एक ही दिन हो सकती हैं, ऐसा एक वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जैसे एक बड़ी शादी एक छोटी शादी। तो इसमें पूरे समाज को के सहयोग और पूरे समाज की विजय के रूप में मैं इसको देखना चाहता हूँ। 29 मार्च 2023 को टेंडर ओपनिंग का दिन था। उनका जो जीआर है उससे 300 दिन के अंदर वो भवन को बन के तैयार होना है। तो ऐसी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2023 दिसंबर तक वो भवन अपनी पूरी सुसज्ज व्यवस्था के साथ समाज की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। दुबे जी एक बात जानना चाहेंगे, कहते हैं किसी ना किसी की प्रेरणा, और आपने अभी बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय के पद चिन्हों पे चले आप, उनके आदर्शों पे, तो कुछ ना कुछ प्रेरणा आप उनसे मिली? उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी। हाँ। कि उनका पोता नाती, हाँ, वो आया बीचू में, बीचू का मतलब निर्माण कार्य शुरू था, तो उन्होंने रात को भोजन अपने साथ उनको नहीं कराया, तो नाती नाराज हुआ थोड़ा। और भी व्यवस्था थी, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, तो बोले आप वहां पे जाके भोजन कर लो। तो रात को दूसरे दिन उन्होंने नाती को बुलाया और बोला बेटा आप बहुत दुखी हुए होंगे कि मैं अपने साथ आपको नहीं बिठाया, तो जो मैं खा रहा हूँ ये देश का अन्न है, और उसको मैं आपको नहीं खिला सकता हूँ, क्योंकि देश मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे निधि सहयोग दे रहा है। तो मेरे मन में एक भावना थी कि मेरा जो परिवार है वो हिंदी भाषी समाज का परिवार है। मैं अपने बच्चे को भी उसमें साथ नहीं लिया। पत्नी को हमेशा बोलता था कि भाई देख, मेरे से बहुत मुंह मत कर, मैं तेरी व्यक्तिगत जो भी सुविधा रहेगी वो कर दूंगा, लेकिन मुझे ये काम करना ही करना है। मेरी उसकी कभी खटपट भी हो जाती थी। और उसमें जो सबसे प्रेरणादायक मुझे बना वो मेरा ये झोला बना।
झोला होना है, क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल। बार बार कई लोगों बोलता से हूँ, हमने सुना है झोले के बारे में। मैं बार बार बोलता हूँ, ये झोला जो है मुझे बार बार प्रेरणा देता था, मुझे उत्साहित करता था, और ये मुझे इंगित करता था कि आप उठो, आगे बढ़ो, और आपका लक्ष्य हिंदी भाषी भवन है। और इसके साथ साथ अभी एक प्रश्न उठा है झोले पर कि झोला कब उतरेगा। हाँ, तो अब झोला, देखिए, जब व्यक्ति की एक संकल्पना पूरी पूरी होती है आती तो है। उसकी इच्छा बढ़ जाती है। अभी जो हिंदी भाषी भवन, पहला हिंदी भाषी भवन बनने के लिए जो हमने जमीन ली थी, हाँ, अभी वो 10 गुंठा जमीन कल्याण कोर्ट में विवादित है, उसकी केस चल रही है। अच्छा अच्छा। और ये जो भवन है ये पूरे लोकसभा के मध्य में है, तो अगर पूरे समाज ने सहयोग दिया, हाँ, ईश्वर ने कृपा की और मैं जिंदा रहा, तो समाज को दूसरा भी हिंदी भाषी भवन देने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। ओहो, क्या बात बोल दी है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन बात। दुबे जी, ये जो संघर्ष और संघर्ष के दिनों में जो आपने ये सब झेले हैं, पीड़ा जो झेले हैं आप, एकदम अतुलनीय और अप्रतिम। कहते हैं कि सेवा, हम लोग पढ़ते थे, पर सेवा में उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। अगर दूसरों की सेवा में अगर हम लगते हैं तो उससे बड़ा जीवन कोई जीवन होता नहीं है, ऐसा हम लोग पढ़ा जाता था, है कि नहीं? तो ये जो सेवा की भावना है बहुत ही अतुलनीय और अप्रतिम है। लास्ट में अपने समाज और हिंदी भाषियों के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं समाज का सदैव ऋणी रहूंगा, और समाज से मेरी एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर बड़े हैं तो चरण छू करके गुजारिश है, कि अगर समाज में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, जो भी हाँ, वो हो सकता है आपका विरोधी ही हो, तो कम से कम अगर आपको उसका साथ देने का सामर्थ्य नहीं है तो उनके कार्यों की प्रशंसा आप करिए, जिसका उत्साह, बिल्कुल जिससे बिल्कुल उसका उत्साह बढ़ेगा और वो और काम करने के लिए प्रेरित होगा। बिल्कुल। और समाज में एक अकेला व्यक्ति भी अगर नहीं कुछ कर सकता, एक गिलास किसी को पानी भी दे देता है, तो उसकी भी समाज को प्रशंसा करनी चाहिए। और समाज से मेरा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अच्छे कार्यों का अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, अच्छे विचार, अच्छी भावना प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम भैया विरोध मत करिए, समाज को बिखेरिए मत, तोड़िए मत। हाँ, समाज को आजकल एक अपनी प्रतिस्पर्धा में तोड़ने के लिए समाज को लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल। और मेरा उनसे एक निवेदन है कि कम से कम इस परिदृश्य में ये दिखे, इस महाराष्ट्र की संत भूमि पर ये दिखे, हाँ, कि हिंदी भाषी समाज एक है। ठीक है। जिस दिन ये दिखने लगेगा उस दिन हमें इस महाराष्ट्र की भूमि पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि आज हम लोग हर प्रकार से संपन्न हैं, शिक्षा के क्षेत्र में संपन्न हैं, विज्ञान के क्षेत्र में संपन्न है, धन के क्षेत्र में संपन्न है, लेकिन जो हमारी आपसी एकजुटता नहीं है, इसी के लिए हम कमजोर पड़ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि संत भूमि को आप लोग कलंकित मत करिए, एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपने कही, एकजुटता। एकजुट रहिए, और जितने ज़्यादा एकजुट रहेंगे उतना ज़्यादा ताकत हमारी बढ़ेगी। और आज जो कार्यक्रम है दुबे जी, आज का जो कार्यक्रम रखा है आपने, स्पेशली जो शारीरिक रूप से या जो मानसिक रूप से जो सहयोग किए उस दिन, एक स्वर्णिम दिन 13 मार्च का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस एक हमको 10 तारीख को 3 बजे शाम को फोन आया कि दुबे जी 13 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है। मैंने कहा कि भैया ये 48 घंटे में इतना बड़ा भूमि पूजन कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको करना ही है, अब कैसे करेंगे वो आप। तो हिंदी भाषी जनता परिषद, हिंदी भाषी जनता परिषद मतलब पूरा समाज, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी जनता परिषद मतलब केवल टीम नहीं, जनता परिषद के कार्यकर्ता नहीं, हाँ, पूरा समाज। तो 48 घंटा के शॉर्ट पीरियड की नोटिस में एक भी पेपर का उपयोग नहीं हुआ, और समाज ने पूर्ण रूप से उत्साह दिखाते हुए उस कार्यक्रम को संपन्न किया। 48 घंटे उस में कार्यक्रम, और मुझे तो ऐसा, मुझे बोलना शायद उचित नहीं होगा, हिंदी भाषी समाज का वो न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम था। सही। और 48 घंटे के शॉर्ट पीरियड हाँ, में तो जिन बहुत कार्यकर्ताओं भव्य ने कार्यक्रम। अपनी जान लगाई, उसने अपनी भावनाओं से वहां पर संवेदनाएं व्यक्त की, शरीर से लोगों को प्रेरित किया कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन लोगों के लिए, उन लोगों की कृतज्ञता के लिए मैंने ये आज का कार्यक्रम रखा है। उन सभी लोगों का पूरा समाज सदैव ऋणी रहेगा। और मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि जब भी समाज की पुकार हो तो आप लोग इसी प्रकार से स्फूर्त उसको
सहयोग करिए, जिससे कि समाज का एक छोटा भी कार्यकर्ता आगे बढ़े और काम करने की शक्ति उसकी बढ़ती रहे निरंतर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी भाषी जनता परिषद के माननीय श्री विश्वनाथ दुबे जी, बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई। हर प्रसंग पे बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से समाज को जोड़ने के लिए, एकजुटता के लिए ढेर सारी बातें की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।